नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अम्ल वर्षा के दुष्परिणामों को लेकर के है। तो अम्ल वर्षा से जो है, अम्ल वर्षा हमने पहले बताया और फिर अम्ल वर्षा से आज जो हमें बताना है वो दुष्परिणामों को लेकर के बताना है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और यहाँ मैं एक छोटा सा अभी डायग्राम बनाऊँगा और उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा कि क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, वरना यहाँ पर आपको बहुत तगड़ा वाला कन्फ्यूजन होने वाला है। क्योंकि अगर आप अम्ल वर्षा जब तक नहीं जानते रहेंगे क्या होता है, फिर अम्ल वर्षा के जो स्रोत थे जो मैंने आपको बताया था, जैसे मीथेन के जो दीमक की बॉम्बी और दलदली खेतों से, आर्द्र भूमियों से जो इनके सोर्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आते ही है ना। तो अगर आप वहाँ नहीं जब तक करोगे तब तक फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम ये देखते हैं कि अम्ल वर्षा के बारे में मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको अम्ल वर्षा के बारे में आपको बताया भी था कि अम्ल वर्षा होती क्या है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमको ये समझ में आता है कि अगर इसी तरह से औद्योगिकरण बढ़ेगा और अगर इसी तरह से उद्योगों की संख्या बढ़ेगी और इसी तरह से जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि जंगलों का कटाव लगातार जारी है और वैश्विक तापन भी हो रहा है, आप सभी को ही पता है। तो भाई जाहिर सी बात है, ज़रा कोरिलेट करना सीखिए, कोरिलेट कीजिए चीज़ों को। जब जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो भाई जाहिर सी बात है हमको उनको रहने के लिए आवास चाहिए। और आपको पता है कि अगर हम कैटेगराइजेशन देखें, पूरा अगर अर्थ पे देखें तो 71.8 और 29.2 ये जल हैं और ये स्थल है। ये क्या है? जल है, ये जल का भाग है और ये स्थल का भाग है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जल का भाग है और ये स्थल का भाग है। तो भैया स्थल तो 29.2 ही है, तो इसमें और क्या आप करना चाहते हैं? स्थल तो इतना है, जल तो ये है, स्थल तो इतना ही है। तो इतने में ही जो करना है वो आपको करना है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ेगी और स्थल इतना ही है आपका, ये तो पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ। फिर इंडिया में जो है अगर देखा जाए तो 2.4% है क्षेत्रफल, देखा जाए इंडिया का, पूरे विश्व का। अब इसमें भी अब आप देख लो कि 2.4% ही जगह है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही, जंगलों को काटा जा रहा है। तो जंगलों को जब काटा जाएगा तो क्यों काटा जाएगा? कहेंगे भाई जनसंख्या बढ़ रही, लोगों को आवास चाहिए। तो पेड़ पौधों को जब हम काटेंगे तो CO2 एक्सेप्टर कहाँ जाएंगे? भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैसेस, इसको एक्सेप्ट करने वाले कहाँ जाएंगे? अब दूसरा चीज़ समझिएगा, दूसरे एस्पेक्ट से समझिए। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई जाहिर सी बात है बड़े बड़े उद्योगों को, भाई उद्योग हैं वहाँ पे लोग काम करने जाएंगे। अब उद्योग संचालित हो रहे हैं तो वहाँ की चिमनियों से, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा नोट कीजिएगा कि यहाँ से एक चीज़ थोड़ा सा गौर करिएगा, गौर करने वाली बात है। पहले मैं चिमनी बना दूँ, उसके बाद तो आप खुद भी सोचिए कि भाई उद्योग है और फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ से जो धुआं निकल रहा है, अब वो सोचिए वो जो धुआं है वो उसमें है, होती है SO2 और NO2। पहले मैं अम्ल वर्षा समझिए होता क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। SO2 और NO2 इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और S को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेटा जब ये एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये ऑक्सीजन और क्लाउड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। और यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब धरती पे आते हैं तो धरती पे जब ये गिरते हैं तो ये अम्ल वर्षा का रूप धारण कर लेते हैं। यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब धरती पे आ करके गिरेंगे वर्षा के रूप में तो ये अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहलाती है। अच्छा, अम्ल वर्षा की अगर हम बात करें तो अम्लीय क्यों कहलाती है? क्योंकि pH मान इसका जो होगा वो 7 से नीचे होगा। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं। तो सोचिए, हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, वो तो बात सही है, और उसके बाद इनका pH मान क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, तभी वो अम्ल कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो अम्ल वर्षा है, ये जो अम्ल वर्षा है, ये जब धरती पे पहुंचती है तो ये आपके शरीर के लिए, ये आपके
जो भी धरोहर है उनके लिए, उन सबके लिए बड़ी हानिकारक है। और यही रीज़न है कि जो आगरा का जो ताजमहल है वो उसका कलर क्यों पीला पड़ रहा है, क्योंकि मथुरा में तेल रिफाइनरी है। भाई मथुरा में तेल रिफाइनरी अगर चल रही है, वहाँ से जो अगर SO2 NO2 चल रहा है, तो वो आगे जा करके ऑक्सीजन और क्लाउड वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं। आपको पता ही है, यही तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, यही अम्ल तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर हमको इसका समाधान करना है तो हमको SO2 और NO2 एब्जॉर्बर फिल्टर्स चाहिए होंगे। तो इसीलिए जो आप देख रहे होंगे गाज़ियाबाद और दिल्ली में जो स्मॉग टावर बनाए जा रहे हैं, वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि इन हानिकारक जो गैसें हैं इनको एब्जॉर्ब किया जा सके। अगर हम इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर ये गैसें फॉर्म ही नहीं होंगी, और जब ये अम्ल नहीं फॉर्म होंगे तो फिर अम्ल वर्षा की जो पुनरावृत्ति है वो कम हो जाएगी, और फिर इससे जो है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ तक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो हमने बताया था कि चिमनियों से निकलने वाला SO2, कार से निकलने वाला NO2, ये सब चीज़ें जो हैं जा रही हैं ऑक्सीजन और क्लाउड वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं, आदि आदि चीज़ें सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जो मैंने बताया था ये अभी आपको, कि पेड़ पौधे अगर हम काटें तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ता है कि भाई जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे उसमें सबसे मुख्य है CO2 गैस। अब CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे, तो जब सोचिए पेड़ पौधे ही काट देंगे तो वो गैसें कहाँ जाएंगी, इन्वायरमेंट में जाएंगी और उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगी, तो वैश्विक तापन को भी तो बढ़ावा मिलेगा। इसी कहा जाता है भूमंडलीकरण, यही तो है। तो ये सब सारी चीज़ें। तो अब आइए देख लेते हैं, कुछ पॉइंट समझा दिया है, अब आइए पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो अम्ल वर्षा के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। जलीय प्राणियों की मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जलीय प्राणी की मृत्यु क्यों नहीं होगी? अगर मान लीजिए कोई वाटर सिस्टम है आपका, या अगर कोई आपका जलीय पारितंत्र है मान लीजिए, जिसमें आपकी मछलियां हैं और नीचे हैं प्लांट किंगडम है जो धरातल बॉटम पे रहते हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए पानी है आपका, ठीक है। तो खुद सोचिए, ये जो अम्ल हैं, जो अम्ल वर्षा के रूप में धरती पे आए हैं, तो ये बह के कहाँ जाएंगे? नदी में ही तो जाएंगे। और नदी क्या एक जलीय पारितंत्र है, तो वहाँ पर जब नदी के अंदर जाएंगे तो नदी के अंदर जो भी जलीय जीव हैं उनको भी तो हार्मफुल करेंगे, उनको भी तो नुकसान पहुँचाएंगे। तो वही कह रहा है कि जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हानिकारक ये हैं भाई। ये है कैसी है अम्ल है, ये हानिकारक अम्ल है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ये पहुँचेंगे वहाँ पे नदी में, तो नदी के पानी में घुल करके जो अंदर जलीय जीव हैं उनको नुकसान पहुँचाएंगे। कैंसर जैसी बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, कैंसर जैसी बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और कैंसर कैसी एक बीमारी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि वो सेल्स होती हैं उनमें बंचेस बनना शुरू हो जाते हैं, गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर कैंसर जैसी बीमारी होती है। मृदा की उर्वरता में कमी आएगी। भाई जाहिर सी बात है, मृदा की उर्वरता में कमी कैसे आएगी? आइए समझिए। मैंने आपको बताया था pH वैल्यू के बारे में, है ना। अभी मैंने आपको समझाया था, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आपको समझा देता हूँ pH वैल्यू के बारे में, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। pH वैल्यू की अगर हम बात करें, pH मान की अगर हम बात करें, तो ये 0 से लेकर के 14 तक होती है। pH एक संख्यात्मक मान होता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है, और 7 के ऊपर क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मृदा की उर्वरता कम होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका pH मान 7 के कम है, 7 से नीचे है, तो मृदा का स्वभाव अम्लीय है। तो वही तो कह रहा है कि भाई अम्ल अगर जाएगी मृदा में तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी। इसका मतलब ये हो गया कि मृदा ना बहुत ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। दर ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी मृदा अम्लीय हो गई तो उसको कृषि योग्य बनाने के लिए तो आप कैल्शियम ऑक्साइड मिला दो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। इसे चूना कहा जाता है। अगर ये मिलाएंगे तो क्या होगा? मृदा की अम्लीयता थोड़ा सा कम होगी। और अगर आपका खेत बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो उसमें जिप्सम मिला देंगे। क्या मिला देंगे? जिप्सम। तो इससे उसकी क्षारीयता कम हो जाएगी। मतलब ओवरऑल मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ कि मृदा का pH मान जो है 6 से 7.5 होना चाहिए। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड pH वैल्यू होती है जिसपे पौधे जो है अपना विकास करते हैं और उसमें अपना जो है ग्रोथ बेस्ट अपना कर पाते हैं, है ना। तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, तो ये जब तत्व मिलते हैं, तो जैसे सीसा है, तो सीसा से तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीधे ब्रेन अफेक्टेड होता है। तो ये सब घातक तत्व हैं, ये सब पानी में मिलते हैं, तो ये भी एक दुष्परिणाम देखने को मिलता है। खेतों और पेड़ पौधों का नष्ट होना, अभी मैंने आपको समझाया।
वर्षा जल में अम्ल की उपस्थिति से भवन, अभी बताया था ताजमहल का एग्जाम्पल दिया, लकड़ी नष्ट होना, स्टील और सीमेंट पत्थर के जैसे निर्माण को क्षति पहुंचती है। एकदम पहुंचेगी भाई, क्यों नहीं पहुंचेगी भाई। अम्ल हैं तो अम्ल क्या हैं भाई, घातक होते हैं। जब वो जलीय पारितंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो स्थलीय पारितंत्र पर रहने वाले जो भी भवन हैं, जो भी धरोहर स्थल हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन सभी को जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जो है दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा रीडिंग आप कर लीजिएगा, और अगर आपसे प्रश्न इससे बनेगा तो आप अब ईजिली कर पाओगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अच्छे से आपको समझाया है कि इसके दुष्परिणाम हमें कहाँ तक देखने को कैसे कैसे मिलेंगे। एक और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ बनाया गया है, कहाँ है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे है बच्चों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा, मुझे नहीं लगता कि अम्ल वर्षा से जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं इससे बाहर कुछ आने वाला है। विद कॉन्सेप्ट, विद क्वेश्चंस, थोड़ा सा डिस्कस जो भी मैंने किया है वो अच्छा ही अपने समझ से मैंने किया है। बाकी क्वेश्चंस बच्चों लगाएंगे तो क्वेश्चंस ज़रूर आपके लगेंगे। एक बार आप प्लीज़ इन वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन अम्ल वर्षा से रिलेटेड ज़रूर लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।